नमो नमः मित्रों, प्लीज संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट की परीक्षा बहुत ही शीघ्र होने वाली है। उसमें 30 नंबर के संस्कृत से प्रश्न बनते हैं उन अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत भाषा को चुने हैं। तो जिन अभ्यर्थियों ने संस्कृत भाषा को चुना है सेकंड लैंग्वेज के रूप में, उनके लिए पिछली परीक्षाओं में पूछे गए तथा उससे मिलता जुलता कुछ प्रश्नों की सीरीज लेकर मैं उपस्थित होंगी अपने चैनल पर। यदि आपको मेरे प्रश्नों को देखने के बाद लगता है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना चाहिएगा तो अवश्य करिएगा। और चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। इससे पहले मैंने कुछ प्रश्न उपलब्ध कराए थे। इससे पहले मैंने कुछ प्रश्नों को उपलब्ध कराया है, जिसमें से कुछ 10 या 15 प्रश्न प्रैक्टिस सेट संख्या 1 में उपलब्ध कराया। कुछ ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से मुझे बीच में ही वीडियो रोकना पड़ गया था। और प्रैक्टिस संख्या 1 का जो बचा हुआ प्रश्न है ये वो आज हम लेकर उपस्थित हैं। और ये जो प्रश्न है ये पिछली परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम है। और समय कम होने के नाते आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, क्योंकि आपको हर 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट सबको टच करना, सबको पढ़ना, सारे टॉपिक कवर करना है। और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाना है क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है सीटेट की परीक्षा में। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रीडिंग करें, लेकिन सोने से पहले या सुबह उठते समय आप एक नियम बना लीजिए कि 30 नंबर जो हमने संस्कृत के लिए जो 30 नंबर संस्कृत की आएगी उसका एक प्रैक्टिस सेट हल कर लें, फिर साइको हल कर लें। इस तरीके से सबका प्रैक्टिस सेट लगाते चलिए, पढ़ने के साथ साथ, टॉपिक को कवर करने के साथ साथ, क्योंकि सीटेट की परीक्षा टाइम मैनेजमेंट का खेल है और कुछ नहीं। सीटेट की परीक्षा में कुछ नहीं, आपने पेपर का स्वरूप जान लिया कि पेपर किस टाइप से होता है, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को खूब अच्छे से प्रैक्टिस सेट को हल कर लिया और उनसे संबंधित नए नए जो प्रश्न हैं उनको हल कर लिया, तो ये एकदम तय है कि आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए आप टॉपिक बहुत ज़्यादा पढ़े रहेंगे, आप प्रैक्टिस सेट हल ही नहीं किया, आपको पेपर का स्वरूप पता ही नहीं है, आपकी स्पीड ही नहीं पकड़ पा रहे हो। साइको में भी होता क्या है कि एक प्रश्न के दो उत्तर सही लगते हैं, वहाँ पे भी बहुत टाइम आपका लग जाता है। तो आप प्रैक्टिस सेट हल करे रहेंगे ना तो आपका अभ्यास रहेगा एक ही। और सबसे पहले प्रश्नों जो गलत प्रश्न है उनको काटने का प्रयास कीजिए। नहीं का जो रहता है कि नहीं, कई बार नहीं वाले भी प्रश्न गलत कर देते हैं। जैसे है कि सीखने का नियम नहीं है, साइको का प्रश्न अगर बना तो सीखने का नियम नहीं है, आपने नहीं ध्यान दिया, पहले ही ऑप्शन में सीखने का एक नियम दे दिया गया है ना। तत्परता का नियम आपने खट से उठा करके पेन उसी पे लगा दिया, क्योंकि आपको टाइम बचाना। आपको पता है कि हिंदी में भी पैराग्राफ पूछा जाएगा, वहाँ भी काफ़ी टाइम लगेगा, फिर संस्कृत में भी। तो इस तरीके से जो है जल्दबाजी में ये उत्तर, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और ये सब चीज़ें आपको कैसे क्लियर रहेंगी जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्नों के स्वरूप के बारे में पता चलेगा और आपकी एक स्पीड मेंटेन होगी। चलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, फटाफट। और देखिए हम बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे इसलिए कि क्योंकि बहुत से बच्चों के पास डाटा की भी समस्या होती है और इतना नहीं फाइनेंशियली मजबूत हैं वो कि मतलब अपना डाटा इत्यादि डला सके ज़्यादा जीबी के। तो ऐसे लोगों के लिए शायद ये लाभप्रद होगी। ऐसे लोगों को हमने ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है कि फटाफट जल्दी जल्दी अपनी बात को कहेंगे ताकि बहुत कम समय में चीज़ों को उपलब्ध करा सकें। तो चलिए जो है प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81 कह रहा है कि हिंदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है, नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है। ये जो नदी शब्द है ये इसमें कौन सा वचन है? क्या एक वचन है, क्या द्विवचन है, या फिर बहुवचन है? तो जो नदी शब्द है ना आपका, ये द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में बनता है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। नदी के अलावा नदी के प्रथम नद्या दे सकते हैं कि कौन से वचन का है, तो कुछ भी दे सकते हैं। नदी शब्द रूप कुछ मुख्य मुख्य शब्द रूप हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पैराग्राफ में जो आए रहते हैं शब्द रूप उन्हीं से उठा कर, क्योंकि पैराग्राफ से ही क्वेश्चंस बनाते हैं। और यहाँ पर आप हिंदी में देख रहे होंगे पेपर, जबकि जो आपका सीटेट में पेपर पूछा जाएगा वो संस्कृत में रहेगा। तो थोड़ा सा ये भी अब अभी हम जो है ये वाला, क्योंकि पहला प्रश्न है तो ये हिंदी में दिया गया था तो इसको हम हल करा दे रहे हैं। बाकी अभी जो हम प्रैक्टिस सेट देंगे वो प्रश्न संस्कृत में होंगे।
ताकि आपको जो है ये भी पता चलता रहे कि कैसे प्रश्न का अर्थ क्या है। अर्थ को भी मतलब प्रैक्टिस सेट लगाने से थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि अर्थ कैसे निकलेगा। चलिए, आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप, दूसरा प्रश्न 82 है। आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप का उदाहरण है, आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप का उदाहरण है भानु, रामा, वाच। क्या है? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम। वाच के बाद है आपका फलम। तो देखिए आपका भानु में आकारांत माने जिसके अंत में हर्ष आ हो, आकारांत यानी जिसके अंत में हर्ष आ, यहाँ दिया गया आकारांत। अभी इकारांत करे तो जिसके अंत में ई हो, उकारांत करे तो जिसके अंत में आ हो। जैसे भानु है, भानु के अंत में क्या है? छोटा ऊ है, तो ये उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है। इधर देखिए रामा दिया गया, तो रामा में देखिए छोटा आ हर्ष आ है माँ में, तो ये आकारांत शब्द रूप है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 83, प्रश्न संख्या 83 कह रहा है प्रेजते में संधि है। तो स्वर संधि का एक भेद है पर रूप संधि। वो क्या होता है कि उसको जो पहले वाला वर्ड होता है या शब्द होता है उसको पर वाले शब्द आदेशित हो जाता है। जैसे आपका ये दिया गया है प्राधन एजते, इसका विच्छेद करेंगे तो ऐसे बनेगा प्राधन एजते। अब देखिए इस पूर्व वाला जो शब्द है इसको पर वाला वर्ण आदेशित होगा, तो पा को ए आदेशित होगा, तो क्या हो जाएगा? ए आकर आपका इसमें मिल जाएगा, तो आपका क्या बनेगा? प्रेजते। तो ये कौन सा, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ये आपका कौन सा संधि है, कौन सी संधि है? तो आपकी ये कौन सी संधि है? पररूप संधि है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा, गुण संधि, पूर्व रूप संधि, वृद्धि संधि, ये सारे स्वर संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 84, प्रश्न संख्या 84 क्या है कि वर्ण व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? वाह वर्ण उच्चारण स्थान भी इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये उच्चारण स्थान पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस शब्द को ही वर्ण को ही उच्चारित करिए और देखिए कि आपकी जो जीवा है, आपका जो मुख का कौन सा अंग टच कर रहा है, वहीं से कहाँ से इस शब्द का उच्चारण हम लोग कर रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दोष होता है, उच्चारण दोष होता है छात्रों में। तो उच्चारण दोष की वजह से हम कई बार कई अलग जगह से भी उच्चारित कर देते हैं वर्णों को, तो ऐसे में समस्या हो सकती है थोड़ी। तो आप थोड़ा सा उच्चारण स्थान जो है, थोड़े बहुत 8 उच्चारण स्थान है, 8 उच्चारण स्थान, और उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं थोड़ा सा एक बार सरसरी नज़र से अगर मौका मिले तो देख लीजिएगा, वरना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ज़्यादातर जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो प्रैक्टिस सेट से भी कई बार बहुत सारे प्रश्न फंस जाते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो वाह जो है, वाह वाह आप एक बार उच्चारित करिए मेरे साथ। वाह, वाह में देखिए आपका जीभ जो है वो दांत पर टच हो रहा है, यानी कि 2 जगह से वाह उच्चारित हो रहा है। एक तो ओंठ और दूसरा दंत, तो दंतोष्ठ। क्या होगा आपका? दंतोष्ठ उत्तर सही होगा। ओष्ठ नहीं होगा। पा जो है ओष्ठ वर्ण का था, पाफा बाभा, पाफा बाभा ये सब ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है। दंत में ता था दाधा बोला जाता है, ता था दाधा। इसमें देखिए जीभ आपकी दांत पर टच कर रही है, तो ये सब दंत वर्ण है। तालव्य वर्ण है, ई इचू ऐसा नाम तालु, तो ई छोटी या बड़ी, और चा वर्ग चा छा जा झा या, और ये सब कहाँ से बोले जाते हैं? ये सब आपका तालु से बोले जाते हैं। तो यहाँ आपका जो 84 का उत्तर सही हुआ था वो आपका प्रश्न 84 का नंबर 1 उत्तर आपका सही था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 85, प्रश्न संख्या 85 कह रहा है घुटने के लिए संस्कृत में शब्द है। अच्छा देखिए, जो प्रश्न होता है ना बहुत टफ नहीं पूछा जाता, बहुत हल्के लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। उच्चारण स्थान, नॉर्मल सी जो संधियां हैं, और आपका शब्द विलोम उठा करके, और उसी पैराग्राफ में जो आए रहते हैं ना उन्हीं से रिलेटेड पूछ लेते हैं 2 4 5। और बाकी तरह तो ये पूछते हैं इसमें किसके बारे में बताया गया है, कौन, इस तरीके से उसमें जो प्रश्न आए रहते हैं उसका जो भाव रहता है उससे भी कुछ प्रश्न बनते हैं। तो बहुत इतना टफ नहीं होता है। ये मान के चलिए कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगा लिया है, क्योंकि संस्कृत में भी आप प्रैक्टिस सेट ही लगाइए। जितना अच्छे से आपने डेली प्रैक्टिस सेट अभी लगा लिया एग्जाम तक, तो आपका ये मान के चलिए कि आपने अगर सब्जेक्ट टच नहीं किया है तो भी आपका 25 से ऊपर ही नंबर जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा, ईमानदारी से आपने अगर प्रैक्टिस सेट लगाई है तो। चलिए अगला 85 प्रश्न देखते हैं। घुटने के लिए उपयुक्त तो संस्कृत में शब्द है, तो घुटने को संस्कृत में कहते हैं जानु। जानु का मतलब होता है घुटना। उरु, ये दोनों उरुआ उरु जो होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको संस्कृत में जानु को क्या कहते हैं? तो घुटनों के लिए, दोनों घुटनों को संस्कृत में क्या कहते हैं? जानु कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या अगले पर आते हैं। प्रश्न संख्या
86 पर आता है। प्रश्न संख्या 86 क्या कह रहा है कि संस्कृत में एकोनचत्वारिंशत्, देखिए शब्द आपका जो है जो ये है नंबर है ना, नंबरों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। वर्ड, ये कौन सा नंबर है, एक नंबर को संस्कृत में कहते हैं, दो को संस्कृत में क्या कहते हैं, संख्या, सॉरी संख्याओं से भी प्रश्न बनते हैं। 49, अब जैसे इसमें पूछ लिया गया है कि इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, एकोनचत्वारिंशत् को कहते हैं, है ना, एकोनचत्वारिंशत् को क्या कहते हैं, यही प्रश्न पूछ सकता है कि 39 को संस्कृत में क्या कह सकते हैं, या कुछ और देख दिया गया, विंशति को संस्कृत में क्या सकते, कैसे कहने का मतलब है इस तरीके से प्रश्न आ सकता है वो। अब इसका मतलब ये है कि आप सभी को एक बार जितने भी संख्याएं हैं उनको संस्कृत में क्या कह सकते हैं, उनको एक बार सरसरी नज़र से एग्जाम से पहले देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा देखे रहेंगे तो आपको माइंड में ऑप्शन तुक्का लगाने में भी आसानी होता है। जब आप बिल्कुल नहीं देखे हैं तो वही रहता है कि हाँ मिल के तुक्का लगाना है, जो होगा सही, और ऐसे आप थोड़ा बहुत गेस भी कर पाएंगे कि हाँ क्या होगा। तो यहाँ पर दिया गया है एको न चत्वारिंशत्, तो एको और न यानी एक नहीं, एक नहीं, एक माइनस कर दो, और चत्वारिंशत्, तो चत्वारिंशत् मतलब होता है 40, 40 में एक नहीं, तो 40 में से एक माइनस करोगे तो क्या होगा 39। एको न चत्वारिंशत् को क्या कहते हैं, 39, 39 कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न संख्या 87। प्रश्न संख्या 87 कह रहा है कि द्विशब्द, प्रश्न संख्या 87 कह रहा है कि द्विशब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप है। द्विशब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप क्या है। जो द्विशब्द है, एक चीज़ तो पहले आप ये जान लीजिए, हो सकता है यहाँ पर ये प्रश्न ना देकर ये प्रश्न दे कि द्विशब्द का जो शब्द रूप है किस वचन में चलता है। तो द्विशब्द का जो शब्द रूप है नित्य और नित्य दो वचन में चलता है, क्योंकि दो शब्द दो है तो उसका वचन बहुवचन में भी नहीं चल सकेगा और एक वचन में भी। तो इसका हमेशा जो शब्द होता है, चाहे स्त्रीलिंग में रूप चले, चाहे पुल्लिंग में रूप चले, चाहे आपका नपुंसक लिंग में, द्विशब्द का तीनों लिंगों में अगर रूप चलेगा तो मात्र द्विवचन में ही चलता है, ना एक वचन में चलता है ना बहुवचन में। पहली जानकारी है। दूसरा यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका, यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है कि द्विशब्द, अभी थोड़ा सा ये ऐप हमने जो डाउनलोड किया है ना, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ये हमें लग रहा है कि हैंग कर रहा है, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा। द्विशब्द संस्कृत प्रथमा स्त्रीलिंग प्रथमा व्यक्ति का रूप बनेगा, तो इसका रूप बनेगा प्रथमा विभक्ति में द्वय बनेगा, द्वय द्वय द्वाभ्याम द्वाभ्याम, इस तरीके से रूप बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 88 कह रहा है कि देखिए धातु रूप भी इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से जो 5 धातु रूप हैं, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार और बिदलिंग लकार, ये 5 लकार जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनसे पूछा जा सकता है। और पैराग्राफ में जो आ रहे होंगे धातु, जो धातु में पैराग्राफ में आई रहेंगी उन्हीं को उठा के पूछ लेते हैं कि जो इस पैराग्राफ में पूछा गया है ददाती शब्द या कोई और पठती शब्द, ये कौन से लकार का है और कौन से पुरुष का है, कौन से वचन का है। तो एक चीज़ जानिए कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, शायद सभी को पता होगा। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। और तीसरी चीज़, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यहाँ पे पूछा है ददाती रूप होता है। अब देखिए ददाती शब्द हुआ, 2-4 शब्द ऐसे हैं जिनका एक ही, वैसे तो पठती पठता पठंती आपने याद किया, लट लकार का एक रूप, तो उस हिसाब से सारे लकार चलते हैं परस्मै पद वाले। लेकिन जो ददाती शब्द है परस्मै पद का भले है, लेकिन इसका शब्द रूप थोड़ा अलग तरीके से चलता है, इसलिए ज़्यादातर परीक्षाओं में या आयोग की नज़र में रहता है, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि पठती पढ़े हैं तो उसी हिसाब से लगा देते हैं। तो पठती है तो इसको बता देंगे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, जबकि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का नहीं है। ये ऐसे रूप चलता है ददाति दत्ता ददति। तो ये ददति जो है आपका लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है, ददाति दत्ता ददति, इस तरीके से रूप चलता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89 कह रहा है कि गुरु उपदेशा शब्द में प्रयुक्त संधि है। गुरु उपदेशा, अब इसका विच्छेद करोगे तो गुरु धन उपदेशा।
अब देखिए यहाँ पर छोटा ऊ है और यहाँ पर भी क्या है, छोटा ऊ है। अकः सवर्ण दीर्घ कौन से संधि में होता है, दीर्घ संधि में। अकः सवर्ण दीर्घ यानी अक प्रत्याहार जितने भी अक प्रत्याहार के बाद उसी के समान वर्ण है, जो वर्ण पहले के आखिरी में आया है स्वर, वही वर्ण फिर से आए तो दीर्घ संधि होती है, ऐसा सूत्र कहता है। तो यहाँ पर गुरु उपदेशा में देखिए यहाँ भी ऊ आया है और बाद वाले पर्ण वाले शब्द में भी ऊ आया है, तो यहाँ पे कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 कह रहा है कि उपसर्ग है, परा है, कुत्र है, यदा है। क्या उपसर्ग है, चलिए बताइए। प्रा है, कुत्र है, यदा है। तो जो आपका देखिए कुत्र है, ये भी जो है आपका अव्यय शब्द है, यदा भी अव्यय शब्द है। आपका पारा जो है ये उपसर्ग है, और संस्कृत में उपसर्गों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, उपसर्ग होते हैं 22। संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, तो 22 होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोधूम शब्द का अर्थ है, गोधूम शब्द का क्या अर्थ होता है। क्या गाय का दूध होता है, क्या गेहूँ होता है, क्या चावल होता है, क्या गधा होता है। तो गोधूम शब्द संस्कृत का शब्द है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है। और ये भी पूछ लेते हैं कुछ अनाजों के नाम या कुछ किसी अंग के नाम, इस तरीके से प्रश्न उसमें सीटेट की परीक्षा में पूछा जाता है नॉर्मली। तो यहाँ पर जो गोधूम शब्द है, और 2-4-10 ऐसे मतलब 20-25 ऐसे कुछ मुख्य हैं जो अक्सर परीक्षा पूछे जाते हैं। तो गोधूम को संस्कृत में कहते क्या है, तो गेहूँ कहते हैं। गोधूम को संस्कृत में क्या कहते हैं, गेहूँ कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विसर्ग संधि का उदाहरण है तल्लयः, महौषधि, सन्मित्रम, नमस्ते। तल्लयः तोड़ले संधि का उदाहरण, एक संधि है तोड़ले, ये तोड़ संधि का उदाहरण है, ये नहीं है। महौषधि औ की मात्रा, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, ये भी नहीं है। सन्मित्रम, ये भी नहीं है। नमस्ते जो है आपका विसर्ग संधि है, क्योंकि अगर इसका विच्छेद करोगे तो नमः धनते बनेगा और ये विसर्ग को शा आदेशित हो जाता है, तो नमस्ते रूप बनता है। यहाँ पर ये जो नमस्ते शब्द है ये विसर्ग संधि का है, ये बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 63। और इसको इग्नोर करिए क्योंकि ये पहले का था, वो बाद वाला पहले हमने लगा दिया। हमें तो प्रश्नों से मतलब है, संख्याओं से कोई इतना, इसको थोड़ा सा आप माइंड मत करिए। चलिए इसको देखिए, कुल मिला के हमें 15 जो प्रश्न बाकी थे वो देना मेरा लक्ष्य था। तो ये आगे पहले मैंने बाद वाले दे दिए, फिर बाद में ये वाला, क्योंकि थोड़ा सा अभी नया नया ऐप हमने जो डाउनलोड किया, ये थोड़ा इसका जो कर्सर वगैरह है थोड़ा सा काम करने में दिक्कत कर रहा है। तो पहले वो खुल गया था पेज, तो पहले मैंने उसी को दे दिया था। अब ये क्योंकि प्रश्न है आपका, मेन मतलब क्या है कि प्रश्न मिले तो प्रश्नों को आप देखिए। स्पर्श वर्ण संज्ञक वर्णों की संख्या, जो स्पर्श संज्ञक, जो स्पर्श कहीं ना कहीं हमारे मुख के किसी भाग से स्पर्श करते हैं, जो ऐसे वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी है, वहाँ पर यहाँ पर ये पूछा गया है। तो उनकी संख्या कितनी है, 25 है। 25 कादेव मावसाना, यानी का से लेकर माँ तक के ये 25 वर्ण हैं। कादेव मावसाना एक सूत्र है जिससे पता चलता है। तो इनकी संख्या कितनी है, 25 है। 25 वर्ण ऐसे हैं संस्कृत वर्णमाला में जो किसी न किसी मतलब मुख के किसी न किसी भाग को टच करके उच्चारित किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 64। संख्या 64 कह रहा है कि बालिका इस पद में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, चाप प्रत्यय, ये स्त्री प्रत्यय है। बालिका स्त्री प्रत्यय का उदाहरण है। तो क्या इसमें चाप है, क्या याट है, क्या डाफ है, या टाप है। तो जो बालिका शब्द है इसमें टाप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कौन से प्रत्यय का, टाप प्रत्यय का आशेष बचता है ना। तो ये बालिका शब्द स्त्रीलिंग बनाने के अर्थ में होता है। मतलब जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के अर्थ में होता है, और उसमें जो है टाप प्रत्यय में आशेष बढ़ता है जब ये मुख्य शब्द से जुड़ता है। तो चलिए आगे देखिए, आगे है प्रश्न संख्या 65 है पर्यंत में उपसर्ग है। क्या कह रहा है, पर्यंत में उपसर्ग, क्या परा उपसर्ग है,
क्या परा उपसर्ग है, क्या परि उपसर्ग है या पर उपसर्ग है? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हमें भी हल्का सा, लेकिन मतलब ये है कि यहाँ पर परा उपसर्ग है। और लेकिन क्योंकि अभी हमारी शाम को किसी एक से चर्चा हुई, वो भी संस्कृत के काफ़ी अच्छे नॉलेज रखते हैं, तो उनसे मेरी चर्चा हुई थी। थोड़ा सा जो है हमारे इसके उत्तर में थोड़ा सा अंतर आ रहा था दोनों लोगों के बताने के हिसाब से। तो आप करिएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्या क्या होगा इसके बारे में। वैसे इसमें प्रा होगा, क्योंकि प्रा परा अनु अपि इस तरीके से 22 उपसर्ग हैं, तो परी है तो परियंत तो होगा नहीं, है ना। और आपका पर ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये कोई उपसर्ग नहीं है, इन तीनों में से एक हो सकता है, तो पर्यंत है। तो यहाँ पर आपका प्रा जो है, ये जो है 99% सही माना गया है। इसको थोड़ा सा आप लोग भी देख के बताइएगा अगर कहीं मिले तो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 कह रहा सर्वनाम शब्द है। क्या पुत्रा सर्वनाम है, क्या स्थूला सर्वनाम है, क्या सर्वा सर्वनाम है, या प्रातः सर्वनाम है? क्या है सर्वनाम शब्द, क्या है? पुत्र है, स्थूला है, सर्वा है या प्रातः है? इसमें से सर्वनाम शब्द क्या है? तो इसको भी आप लोगों के लिए आज ये होमवर्क है, आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए वैसे कि जो है आपका कौन सा सर्वनाम शब्द है, पुत्र है, स्थूला है, सर्वा है या प्रातः है। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है और आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे होंगे, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये आप आज के लिए आपका होमवर्क है कि इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। पुत्र है, स्थूला, सर्वा और प्रातः है, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो सर्वनाम शब्द है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 67 कह रहा है कि कुंजर शब्द का अर्थ है। कुंजर शब्द का अर्थ क्या सर्प होता है, क्या हिरण होता है या सुअर होता है? तो देखिए सुअर भाई कुंजर को नहीं कहते हैं, ठीक है, और हिरण भी नहीं कहते, सर्प भी। इसका अर्थ क्या होता है? कुंजर का अर्थ होता है हाथी। हाथी को संस्कृत में कुंजर कहा जाता है। अभी हमने बताया था कि कुछ जो है जानवरों के नाम और अंगों के नाम ये सब संस्कृत में पूछे जाते हैं। तो अब चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 कह रहा है कि मातृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा। माता, मातरम, मात्रा, मातृ, माता, मातरम, मात्रा। तो आपका क्या होगा यहाँ पर? माता का रूप कैसे चलता है? तो प्रथमा विभक्ति का अगर प्रथमा विभक्ति का रूप अगर देखेंगे तो ऐसे चलता है। माता, मातरम, मात्रा, मातृ, मातरि, मातु, मातु, मातरि है माता। माता, मातरम, मात्रा, मातृ, माता, मातरम, मात्रा। तो तृतीया विभक्ति का एक वचन पूछा गया है, तो क्या होगा? माता, मातरम, मात्रा। क्या होगा आपका? मात्रा होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। अच्छा कुछ लोग इस पे जा रहे होंगे जो टिक लगा है, टिक पर मत जाइएगा, क्योंकि ये जिसने भी पेपर हल किया है तो जब वो एग्ज़ाम दिया तो उसको जो सही लगा था वो लगाया है अपना। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69 क्या कह रहा है? सुबंध की रचना क्या है? सुबंध ने कौन सी रचना लिखी है? वासुदत्तम लिखी है, मेघदूतम लिखी है, वासुदत्ता लिखी है, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम भैया आपकी बहुचर्चित रचना है, इसको कालिदास ने लिखी है। वासुदत्तम ने, मेघदूतम भी कालिदास ने लिखी है। तो आपकी सुबंध ने क्या लिखा है? स्वप्न वासुदत्तम। क्या लिखा है? स्वप्न वासुदत्तम सुबंध की रचना है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 70 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 70 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 70 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर वर्ण है? हा है, ह्री है, री है या व्री है? उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो ह्री देखिए ये व्यंजन वर्ण है, उसमें री की मात्रा लगी है। री व्री भी नहीं है, तो आपका री जो है वो स्वर वर्णों के अंतर्गत आता है। तो री आपका क्या है? स्वर वर्ण है। ऐसे ही जी प्रश्न आते हैं सेटेट की परीक्षा में। कोई बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे क्या तैयारी होगी। प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए अच्छे से, आपका सब कुछ। और देखिए पैराग्राफ वाले प्रैक्टिस सेट लगाइए खुद, जो पैराग्राफ पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं जो लगभग परीक्षाओं में दे दिए जाते हैं। और बाकी जो जैसे संधि है और ये है, यही सब पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सी संधि है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए आप।
और आज हम अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हो चुका है और प्रैक्टिस सेट संख्या 2 लेकर शीघ्र ही उपस्थित होंगे। कोशिश मेरी रहेगी उसमें जो प्रश्न हो वो संस्कृत से हो, क्योंकि आप लोगों को इसका भी अभ्यास होता रहे कि अर्थ कैसे निकलना है, क्योंकि आप संस्कृत के प्रश्नों को लगाएंगे तो पेपर में भी प्रश्न जो आएंगे संस्कृत के आएंगे, तो इससे आपको शायद ज़्यादा लाभ होगा। और अंत में जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों से आपको कुछ लाभ हो रहा है, 1%, 2%, 4% लाभ हो रहा है, क्योंकि एक ही 2%, 4% ही आपको परीक्षा में पास भी करा देता है, फेल भी करा देता है। तो अगर कुछ लाभ हो रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिए, ताकि आपका भला हो और आपके साथ अन्य लोगों का भला हो। क्योंकि परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, हम सब संस्कृत के अभ्यर्थी हैं और हमेशा चाहेंगे कि हमारे उपकार के साथ साथ 4 लोगों का और उपकार हो, क्योंकि आप जितना ही कहीं ना कहीं देखिए हम भारतीय हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी मान्यता है कि हम अगर दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी जो है हमेशा क्या होगा, सदैव अच्छा ही होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। नमः संस्कृताय, नमो नमः, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर से नए प्रैक्टिस सेट के साथ।